एक गांव में चंपकलाल के नाम का एक सेठ रहा करता था, जो गांव के गरीब, असहाय, अशिक्षित लोगों के जमीनों, घरों पर गांव के मुखिया की सहायता से अवैध कब्जा कर लिया करता था। एक दिन की बात है, चंपकलाल गांव के जगदीश के पास जाता है। कैसा है रे जगदीश? ईश्वर की कृपा है सेठ जी। कैसे आना हुआ आपका इधर? मुझे तुम जैसे गरीब के घर आने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि आज महीने के 15 तारीख है। 20 तारीख तक तुम्हें ये घर खाली करना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? भला अपनी मकान क्यों खाली करूँगा? अबे, ये घर तेरा कब से हो गया रे? ये घर तो सरकारी है और सरकार हमारी है, और सीधी सी बात है, ये घर हमारी है। ये गलत बात है सेठ चंपकलाल। हमें तो सरकार ने बनवा कर दिए थे। आपको इसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर भला मैं अपना घर क्यों खाली करूं? अच्छा, तो फिर अपने इस मकान के कागजात दिखा। देख लीजिए सेठ चंपकलाल जी, ये मकान मेरे नाम पर ही है। आप इसे मुझसे छीन नहीं सकते। जगदीश का बात सुन के सेठ चंपकलाल अपनी जेब से कागज निकालता है। तो फिर ये कागज किसके नाम पर है? ये तो मेरे नाम पर है जगदीश। तेरे इस घर को मैंने कुछ दिन पहले ही सरकार से खरीदा है। लेकिन सरकार मुझे बिन बताए ये घर कैसे बेच सकती है? अब ये बात जाके सरकार से पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहा है? मेरे पास इस घर को खरीदने का कागज है और कोर्ट से नोटिस भी आया है। तुम इस घर को जल्द से जल्द खाली कर दो। तुम्हारे पास 20 तारीख तक का समय है। अब क्या होगा बेटा? अब हम कहाँ जाएंगे? नहीं अम्मा, मुझे चंपकलाल के बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं अपनी समस्या लेके गीता के पास जाऊंगा। सिर्फ वही है जो इस गांव में शिक्षित है। गीता बेटिया, दरवाजा खोलो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। दरवाजा गीता के पति मदन ने खोला। क्या बात है जगदीश चाचा, आप ठीक तो हैं? आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, सेठ चंपकलाल मेरे घर आया था और बता रहा था कि उसने मेरा घर सरकार से खरीद लिया है। तो इस मामले में गीता क्या कर सकती है? एक बार मुझे गीता से बात करने दो बेटा। मुझे सेठ चंपकलाल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जगदीश चाचा, आप तो जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से सेठ चंपकलाल का कुछ आदमी गीता का जीना हराम कर रखा है। मुझे हमेशा अपने पत्नी का डर सताते रहता है। आप जा सकते हैं, मैं इसमें आपका कोई मदद नहीं कर सकता। जगदीश वहां से जाने ही वाला था कि तभी गीता वहां पर आ गई। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर गांव के लोग मुझसे मदद मांगने आते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। आप उनका दर्द बांटने की बजाय अपने घर से भगा रहे हैं। तो फिर आप में और उन दुष्टों में क्या अंतर रहेगा? मुझे तुम्हारी चिंता सताई रहती है कि मुखिया कहीं तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना कर दे। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पढ़ी लिखी शिक्षित हूँ। मेरा सेठ चंपकलाल और मुखिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप चलिए जगदीश चाचा। लेकिन कहाँ बेटी? सेठ चंपकलाल के घर पर। गीता, जगदीश और मदन तीनों सेठ चंपकलाल के घर की ओर चल देता है। सेठ चंपकलाल के घर पर पहले से ही मुखिया और 2 गुंडे मिलकर चाय पी रहा था। मैं मुखिया से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था गीता, और देख, तुम यहाँ आ भी गई। मुझे पता था कि ये गरीब तुम्हारे पास जरूर जाएगा मदद मांगने के लिए, लेकिन इस गरीब को ये बात नहीं पता कि तुम इसमें इसका कुछ मदद नहीं कर पाओगी। मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ सेठ चंपकलाल। तुम मुझे वो कागज दिखाओ। कौन से कागज? वही कागज जो अभी तुमने कुछ देर पहले जगदीश चाचा को दिखाया था। मैं भी देखना चाहता हूँ कि सरकार ने तुम्हें कितने रुपए में वो घर बेचा है। गीता की बात सुनकर सेठ चंपकलाल थोड़ा सा घबरा गया और उसने अपने जेब में से एक कागज निकालकर गीता को पकड़ा दिया। ये फर्जी कागज है सेठ चंपकलाल। तुम्हें शर्म नहीं आता है इन भोले भाले गरीब अशिक्षित लोगों पर अत्याचार करते हुए? क्या ये फर्जी कागज हैं? हाँ, ये फर्जी कागज है जगदीश चाचा। सेठ चंपकलाल ने आपसे झूठ बोला। तुम अपने हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो गीता। सेठ जी सही कह रहे हैं गीता, तुम काफी वक्त से हमारा नुकसान कर रही हो।
अगर तुमने हमारे मामले में दखल देना बंद नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी गीदड़ भपकी से डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुम सबने मेरे साथ और जगदीश चाचा के साथ कुछ गलत किया तो मैं सीधे इस राज्य के मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखूंगा और तुम दोनों की गतिविधियों के बारे में बता दूंगा। उसके बाद तुम्हारा खबर मैं नहीं, पुलिस लेगा। मैं तुम्हारे इरादों के बारे में सब जानता हूँ गीता। तुम ये सब इस गांव के मुखिया बनने के लिए ही तो कर रही हो। मुझे मुखिया बनने का कोई लालच नहीं है मुखिया जी, लेकिन अगर गांव वाले अपनी खुशी से मुझे मुखिया के लिए चुनेंगे तो मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगी। गीता वहां से चली गई। ये गीता का कुछ करना पड़ेगा मुखिया। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं कि गीता मुखिया बन जाए और तुम मुखिया पद से हट जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इस पूरे गांव में सिर्फ गीता ही पढ़ी लिखी है, मगर वो ये नहीं जानती कि ये पूरा गांव अशिक्षित है और अशिक्षित लोगों को भड़काना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटेगी। समय आने दो और तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहकर मुखिया उन तीनों के कान में कुछ बोलने लगा। मुखिया की बात सुनकर उन तीनों के चेहरे पर साफ मक्कारी नजर आ रहा था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और एक दिन गांव में जोरदार बारिश होने लगी। देखते ही देखते गांव में तेज बारिश होने के कारण बाढ़ आ गया। बाढ़ आने के कारण से गांव में भूखमरी शुरू हो गया। लोग एक एक दाना के लिए तरसने लगा। इसीलिए गीता ने सोचा कि मुखिया से बात करना चाहिए और वह मुखिया के घर की ओर चल देती है। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले गांव में भयानक बाढ़ के कारण से पूरा गांव तहस नहस हो गया है। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। आपको कुछ करना चाहिए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अब सुधर गया हूँ। लोगों का भूखे देखा हमसे नहीं जाता, इसलिए हमने सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी कि हमारे गांव वालों की मदद की जाए। सरकार ने पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए बहुत सारा धन भेजा है। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? गीता, ये पैसे तुम ले जाओ और गांव के विकास में लगा दो और उनके लिए खाने का भोजन तुम स्वयं शहर जाकर लो। गांव वाले तुम पर विश्वास करते हैं। मेरा छवि तो गांव वाले के सामने बिगड़ चुकी है। आपको गांव वाले के लिए इतना चिंतित देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है मुखिया जी। मैं आपका काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। मुखिया ने ढेर सारा पैसा गीता को दे देता है। गीता उन पैसों से गांव वाले के लिए बहुत सारा भोजन खरीद कर ले आई। सभी गांव वालों ने भोजन खाकर अपना पेट भरा, मगर भोजन करने के कुछ देर बाद सभी गांव वाले बीमार पड़ गए। गीता ये सब देखकर घबरा गई। तभी वहां पर गांव का मुखिया और सेठ पहुंचता है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, गांव वालों, तुमने ये देख ही लिया होगा कि तुम्हारे लिए गीता शहर से खराब भोजन लेकर आई है। उसे खाकर ही तुम सब बीमार पड़े हो। अभी तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि ये गीता तुम्हारा भला नहीं चाहता। ये एक धोखेबाज स्त्री है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुखिया जी सही कह रहे हैं। गीता, तुमने ही इस गांव वालों को जानबूझकर बीमार किया है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मुखिया ने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो सारे पैसे खुद हड़प कर गई और कुछ पैसे का खराब भोजन खरीद कर ले आई। ये मेरे पत्नी पर झूठा आरोप है। तुम सब ये क्या कह रहे हो? मेरी पत्नी ने तुम सबके लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम लोग ही इसे फंसा रहे हो। अभी भी समय है गांव वालों, अपनी आंखें खोल लो। सभी गांव वालों गीता को बुरा भला बोलने लगे। तभी मुखिया बोलता है, तुम सब शांत हो जाओ। मैंने अपने गांव के थाने में नया इंस्पेक्टर आया है। गीता के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी है। अब कानून अपना काम करेगा। कुछ ही देर में 2 महिला कांस्टेबल आईं और गीता को लेकर हवालात में बंद कर दिया। तभी गीता रोते हुए महिला कांस्टेबल से बोली, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुखिया ने मेरे साथ छल किया है। मुझे इस थाने के इंस्पेक्टर से बात करनी है। झूठ मत बोलो, तुमने ही शहर से खाना लेकर आई थी। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में तुमने सारे गांव वाले की जिंदगी दांव पर लगा दी। इंस्पेक्टर साहब मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। इतना कहकर दोनों महिला कांस्टेबल वहां से चली गई। कुछ देर के बाद वहां पर मुखिया और सेठ चंपक लाल के साथ पहुंचा।
बहुत मजा आता था ना तुम्हें गांव वालों की मदद करने में। देखो, गांव वालों की मदद करने का अंजाम ये मिलता है। अरे इससे अच्छा तो तुम हमारे साथ हो जाती तो आज पैसों में खेलती। लेकिन मुखिया जी, गीता तो शहर से गांव वालों के लिए अच्छा भोजन लाई थी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि गांव वाले उस खाने को खाकर बीमार कैसे हो गए। बेवकूफ, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ जाता तो तू आज गांव का मुखिया होता। दरअसल खाने में थोड़ा जहर मिलाया गया था, लेकिन इतना कि सिर्फ गांव वाले बीमार पड़ सकें और मरे नहीं। और मैं जानता हूं कि वो जहर किसने मिलाया था। तभी गीता का पति मुखिया के साथ खड़ा होकर के बोला, मैंने मिलाया था जहर। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम तो मेरे पति थे। पति होने के बावजूद तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्योंकि गांव में हर कोई तेरा सम्मान करता था, मेरा नहीं। कुछ समय बाद तुम मुखिया बन जाती और मेरा इज्जत घर में कुत्ते जैसा हो जाता। वो तो भला हो मुखिया जी का, जो समय रहते मेरी आंखें खोल दी। अभी यहाँ पर ज्यादा बातें करना सही नहीं है। कानून को अपना काम करने दो। कुछ देर के बाद थाने का इंस्पेक्टर गीता के पास आता है। गीता, तुम? श्याम, तुम इंस्पेक्टर बन गए? हाँ गीता, मैं इंस्पेक्टर बन गया। तुम्हारे ऊपर तो काफी गहरा आरोप लगा है। मेरी बात का विश्वास करो श्याम। तुम्हें लगता है कि मैं इतना घिनौना हरकत कर सकता हूँ? तुम मेरे साथ काफी रहे हो। मुझे तुम पर विश्वास है गीता, तुम ऐसा कम नहीं कर सकती। गीता सारी घटना इंस्पेक्टर श्याम को बताने लगी। अगर तुम्हारी बात सही है गीता, तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना कहाकर इंस्पेक्टर श्याम ने अपना मोबाइल चार्जिंग से निकाल दिया और उसमें रिकॉर्डिंग को सुनने लगा। उस मोबाइल में मुखिया और उसके साथ जो भी आए थे सबका रिकॉर्ड हो चुका था। मेरा आदत है गीता, जब भी मैं अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर जाता हूँ तो वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ, ताकि मैं अपने पीछे थाने में हो रहे गतिविधियों के बारे में जान सकूं कि कोई घूस तो नहीं ले रहा। इंस्पेक्टर श्याम ने मुखिया और सेठ चंपकलाल और उसके गुंडों और मदन को भी पकड़ लिया।